हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किए थे और 1909 तक पहुँचे थे, पार्लियामेंटो तक पहुँचे थे। 1909 के एक्ट तक आए थे। उसके बाद जो आज हम लोग देखेंगे 1919 से स्टार्ट करेंगे। 1919 का जो मेन प्रोविज़न है, ठीक। अब देखो, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें जब ये आपको हिस्ट्री भी पता रहता है तो वो अच्छा होता है। आप एक चीज़ देखो कि 1909 से लेकर 1919 ये जो टाइम पीरियड था हिस्ट्री में, वो कैसा टाइम पीरियड था। हिस्ट्री में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो कैसा टाइम पीरियड था। क्योंकि वो टाइम जो था, एक तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था उस टाइम, ठीक। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या था, इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद देखोगे तो एक जालियांवाला बाग भी का वो हो गया था। मतलब ये तीन चार घटना जो थे, एक इम्पोर्टेंट घटना था। तो जब कोई घटना होता है, ठीक है, उससे क्या होगा कि स्टेट के ऊपर जो वहाँ पे गवर्नमेंट था, जो गवर्नमेंट था उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, जो भाई अब ये जो पब्लिक का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमें कम करना है, या उसे स्पेसिफाई मतलब उस रिएक्शन को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक मूवमेंट इस तरीके से स्टार्ट हो रहा था और इन लोगों का डिमांड भी था, अलग-अलग डिमांड थे दोनों गुटों का, जो कांग्रेस के थे। तो उसी संदर्भ में जाके 1919 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट को हम देखेंगे। देखिए, इस एक्ट का जो प्रोविज़न है, फर्स्ट प्रोविज़न यदि देखोगे, तो इसमें क्या किया गया कि सेंट्रल सब्जेक्ट, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है, उस दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या था, जो हमारी जो प्रोविंस है उस पर से सेंट्रल कंट्रोल को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मान के चलिए, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज किया जा रहा था। एक तरीके से मान लीजिए अभी जैसे केंद्र सरकार की जो मतलब कंट्रोल था स्टेट सब पर से, उसको कम किया जाने की कोशिश स्टार्ट हुआ था, समझ गए। तो को और इन दोनों को अलग-अलग कर दिया गया था, ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट को, ठीक है भाई, केंद्रीय सूची जो भी था, ठीक, और प्रोविंशियल दोनों को अलग किया गया था, ठीक। अब देखिए, सेकंड प्रोविजन जो था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसको दो पार्ट में भी बांट दिया गया था, ठीक है। पहला जो था भाई, एक होता था भाई जिसको कहते हैं ट्रांसफर वाला सब्जेक्ट, ठीक। और दूसरा जो था रिजर्व था, रिजर्व था। अब इसका मेन चीज़ क्या हो गया, जो रिजर्व वाला है उसमें जो रिजर्व था उसमें प्रोविंस के अंदर क्या होता था, जो गवर्नर होते थे उनके कंट्रोल में रहेगा, उनके कंट्रोल में रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नर के कंट्रोल में मतलब क्या हो गया, ब्रिटिशर के कंट्रोल में, ठीक। और क्योंकि प्रोविंस 1919 9 के एक्ट में तो देखे हैं कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें क्या किया गया कि भाई गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट मेजोरिटी देने की बात की गई थी, ठीक है, किया गया। और ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट, तो ये जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो गवर्नर के कंट्रोल में कर दिया गया, ठीक। और ट्रांसफर वाले जो थे वो मंत्री जो मिनिस्टर थे उसके कंट्रोल में था, ठीक। ठीक। तो अब देखिए, अब इसमें ये क्या हो गया, और सब्जेक्ट भी था जो इम्पोर्टेंट वाला सब्जेक्ट था, जैसे कि मान लीजिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जिसमें कि देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब ये क्यों किया गया। ये एक तो दिखाने के लिए किया गया, जो भाई हम प्रोविंस के अंदर बहुत सारा फ्रीडम लेके आए हैं, बहुत सारा प्रोविंस के अंदर भाई आपको भी हम पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। दूसरा, इसमें टेक्निकलिटी क्या कर दी गई, जिसमें मेन सब्जेक्ट था, जैसे कि मान लीजिए जेल हो गया, जेल हो गया, या मान लीजिए एजुकेशन हो गया, या मान लीजिए फाइनेंस हो गया, या मान लीजिए या मान लीजिए आप रेवेन्यू हो गया। तो ये मेन सब्जेक्ट है, उसको रिजर्व रख लिया गया। रिजर्व मतलब जो भाई इसमें अभी भी गवर्नर का ही जो काम होगा वही करेगा, गवर्नर उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी है उसी का होगा। और दूसरा ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट जो था
वो दे दिया। प्रोविंस में जो मंत्री होते थे, मिनिस्टर, जो कि पब्लिक के द्वारा इलेक्शन के थ्रू आते थे, उनको दे दिया गया था, ठीक है। उसके बावजूद भी प्रोविंशियल मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को कम नहीं किया गया, ऑर्डिनेंस वाले पावर को कम नहीं किया गया, ऑर्डिनेंस वाला पावर अभी भी है। मतलब कि इसके सब्जेक्ट पर भी अब ये गवर्नर जो था वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। उसके बाद भी आप हिस्ट्री में उसमें डिटेल से जाके पढ़ोगे, उसके बाद भी सेंट्रल जो मेन जो वायसराय होता था उसके पास भी एक अल्टीमेट पावर होता था, लेकिन एक दिखाने के लिए किया गया था। तो इसको क्या बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं द्वंद्व शासन बोलते हैं इसको। द्वंद्व शासन भी प्रांत में स्टार्ट किया गया था, द्वंद्व शासन। द्वंद्व शासन मतलब क्या हो गया भाई, इस सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर को बोलते हैं हस्तांतरित, हस्तांतरित, और रिजर्व वाले को क्या बोलते हैं, आरक्षित। दो कर दिया गया था। पहले क्या, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग, प्रोविंस सब्जेक्ट अलग, प्रोविंस सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, समझ गए। जो आरक्षित विषय होता था, आरक्षित विषय, उस पे गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम करता था, ठीक है। ये जो होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति कोई उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, बताई है, नहीं होती थी, ठीक है। तो ये पूरा एक डुअलिज्म वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। अब आके चलिए 1919 की यदि हम तीसरा प्रोविजन की बात करें, तो इस बार पहली बार जो बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। पहली बार जो था बाइकैमरल बाय कैम कैम कैमरलिज्म, मतलब द्विसदनीय, द्विसदनीय एंड डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट 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 इलेक्शन की बात की गई थी, ठीक है। द्विसदनीय मतलब क्या हो गया कि भाई एक होगा राज्यसभा, दूसरा हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। जो इसके इन दोनों का जो मेजोरिटी मेंबर होंगे वो चुन के आएंगे, ठीक है, दोनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में चुन के आएंगे। ये पहली बार बात की गई थी, समझ गए। चौथा प्रोविजन यदि देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव होता था, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, उसमें जो 6 सदस्य में से वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 सदस्य होते थे उसमें से एक कमांडर एंड चीफ को छोड़ के, कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 मेंबर जो होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 3 मेंबर होंगे वो भारतीय होंगे। पहला मेंबर तो आप देखे थे 1909 के एक्ट में, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज ए लॉ मेंबर उन्हें अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब 1909 के एक्ट में जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें से 6 मेंबर में से 3 मेंबर होंगे इंडियन होंगे, ठीक है। इस वाले जो प्रोविजन है, इस 1919 के जो एक्ट है, इसमें पहली बार ये किया गया था कि जो कॉमनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी, कॉमनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी, उसमें इस बार ये कहा गया कि भाई सिख जो होंगे, सिख जो इंडियन क्रिश्चियन है वो, इंडियन क्रिश्चियन, और एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, और ये जो यूरोपियन है, जो यूरोपियन है, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, समझ गए। मतलब कॉमनल इलेक्टोरेट, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो है वो तो आया था 1909 वाले एक्ट में आया था, अलग अलग। इस बार इसमें किस किस को जोड़ दिया गया, उसमें तो केवल मुस्लिम वाले, इसमें किसको, सिख को भी जोड़ दिया, उसके बाद इंडियन क्रिश्चियन को भी जोड़ दिया, एंग्लो इंडियन को भी जोड़ दिया, और यूरोपियन को भी जोड़ दिया। मतलब इतने मेंबर को अलग कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट में। मतलब इस तरह से इसका मतलब क्या होगा, जब इंडियन सोसाइटी को टुकड़ों में बांटने की कोशिश ब्रिटिश का स्टार्ट था, जो भाई इस इनमें इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे तो एक यूनिटी नहीं आएगी, तो यूनिटी नहीं आएगी तो इनका वॉइस जो होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा तो हम ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे। हाँ?
क्योंकि सब अपने-अपने इंटरेस्ट में फिर काम करेंगे। सिख अपना अपने इंटरेस्ट में, इंडियन वाले अपने इंडियन यूरोपियन जो होगा, वो अपने इंटरेस्ट, सब अपने-अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे। मुस्लिम को तो पहले ही वो कर दिया गया था, जब भाई मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेगा, तो मुस्लिम मुस्लिम के इंटरेस्ट में ही के लिए काम करेगा। मतलब दिस इज़ द मतलब सोसाइटी को डिवाइड करने की काम की गई थी। ठीक है? ये 5वां प्रोविज़न है 1909 के 1919 के एक्ट में। यदि छठा प्रोविज़न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो वोटिंग पावर था, मताधिकार, जो वोटिंग राइट्स भी थे, वो भी जो डिसाइड किया गया था। ये नहीं था जो भाई 18 18 साल आपका हो गया तो आप वोट कर सकते हैं, नहीं। वोटिंग राइट्स जिसके लिए भी कुछ कंडीशन थे, जो भाई आपके पास मतलब संपत्ति कितना है, आपके पास एसेट्स क्या है, संपत्ति कितना है, संपत्ति कितनी है, आप टैक्स क्या दे रहे हैं, ठीक? आप टैक्स क्या दे रहे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, ठीक है? इसके आधार पे ही वोट देने की पावर था, ठीक है? वोटिंग पावर, जो वोटिंग 1919 के एक्ट में था, संपत्ति क्या है, टैक्स 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 पेयर है कि नहीं है, एजुकेशन क्या है, इसके आधार पर वोटिंग राइट था। आप देख सकते हैं जो किस तरीके से होगा, तो उस टाइम समझ सकते हैं जो मतलब जो वोट करने का मतलब 100 में से 90 आदमी को तो हटा दिया, 10 ही आदमी केवल वोट कर सकता है। तो ये तरीका था। यदि 7वां प्रोविज़न देखोगे तो इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, लोक सेवा का आयोग का गठन की गई थी सिविल सेवकों को भर्ती करने के लिए। केंद्रीय जो सेंट्रल केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक अपॉइंट कमेटी का गठन किया गया था। इसमें एक एक बात ये की गई थी, समझ गए? इसमें जो सेंट्रल बजट है, उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। जो भाई सेंट्रल बजट जो होगा, उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, समझ गए? मतलब मेन था प्रोविंस को भाई ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? क्योंकि आप देख सकते हैं जो इंडिया में देख सकते हैं जो प्रोविंस के आधार पर ही तो बँट गया ना, इधर का प्रोविंस हो गया, इधर का प्रोविंस हो गया, बंगाल प्रोविंस हो गया, ये उसके बाद ये सिंध वाला है, तो ये सारे प्रोविंस थे ना, तो प्रोविंस को ऑटोनॉमी देकर ब्रिटिश का ये चाल था। प्रोविंस को ऑटोनॉमी देते चलो, जो प्रोविंस वो कहेगा कि भाई ये प्रोविंस बोलेगा कि हम इंडिया के इसमें इस भारत को नहीं मानते हैं, हम अलग राष्ट्र बनाएंगे, तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ये सब चाल था। राज्य को भी अपने बजट स्वयं जो था उसको बनाने की बात की गई थी। सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से उसको अलग कर दिया गया था। चलो ठीक है। उसके बाद ये मेन 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 जो आपका था ये 1919 के एक्ट का। एक और था कि एक जो ब्रिटेन में था, एक इंडियन हाई कमीशन का गठन किया गया था। इंडियन हाई कमीशन का गठन किया गया था ब्रिटेन के अंदर, इंडियन हाई कमीशन का, उच्चायुक्त का गठन किया गया था लंदन में, ठीक है? जो मेन था ये, इसको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ना, उसके कुछ काम को इसको ट्रांसफ़र कर दे। इंडियन हाई कमीशन गठन किया गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो देखे थे ना, जो जब 1857 के बाद बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोड ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हाउस का काउंसिल बनाया गया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काम को थोड़ा-सा कम करने के लिए इंडियन हाई कमीशन का गठन वहाँ पे किया गया था। तो दिस इज़ द ऑल प्रोविज़न ऑफ द 1919 का एक्ट, ठीक है? अब 1919 के बाद की बात हम देखेंगे, तो 1919 के बाद से 1935 के बीच, 1919 से लेके 1935 के बीच, तो इस पीरियड में देखेंगे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें बहुत सारे घटना हुआ, बहुत सारा घटना हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद आप एक भगत सिंह वाला उनका अपना एक मूवमेंट चला, ठीक है? फिर उसके बाद कांग्रेस 1900 मतलब कांग्रेस अपना काम कर रहा था, इधर कम्युनिस्ट का अलग आंदोलन चला, इधर राइट विंग का अपना इधर अलग आंदोलन चला। मतलब ये पूरा पीरियड था 1919 से लेकर 1935 के पीरियड में। तो इससे जो प्रेशर पड़ा ब्रिटिश के अंदर, उसका रिएक्शन में जाके ये 1935 का इंडिया एक्ट है। तो इस 1919 से 1935 के बीच में हिस्ट्री में क्या-क्या हुआ, 2-4 चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेंगे। एक देखिए, एक साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो आया था, उसका मेन काम क्या था? ये था जो भाई ये भारत में देखने के लिए आया है जो भाई कैसे मतलब एक जो हम जो आपको शासन देंगे वो करने के लिए आप
उतने ज़िम्मेदार हैं कि नहीं हैं, वो देखने के लिए एक तरीके से आया था। जो साइमन कमीशन का जो 7 मेंबर था, उसमें से इंडियन को मेंबर नहीं लिया गया था। इन्होंने अपनी जो 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट में कहा था कि जो भाई जो डुअलिज़्म, जो द्वंद्व शासन है, वो द्वंद्व शासन प्रणाली को राज्यों में सरकारों को का जो विस्तार किया जाएगा, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की जाएगी। मतलब ये था राज्य में सरकारों का विस्तार। मतलब देखिए इसका प्रोविज़न मुझे देखना पड़ेगा। उसमें ये था जो भाई मेन स्टेट को ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। स्टेट जो मतलब प्रोविंस जो था उसमें उसकी ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। और एक बोला था जो भाई भारतीय संघ, इंडियन फेडरेशन की बात की गई थी। एक फेडरेशन की बात की गई थी, ठीक है। और दूसरा ये कॉमनल इलेक्टोरेट को वो सपोर्ट किया था, समझ गए। इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया गया था। ये कह रहा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो प्रोविंस के अंदर जो सिस्टम है वो हम ट्रांसफ़र कर दें, दे दें, ट्रांसफ़र कर दें। अभी भी सेंटर के अंदर है, अभी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अभी भी हम इंडियन को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसमें लेकिन हाँ, और दूसरा था जो इंडियन एक फेडरेशन की बात गया गया था कि भाई इंडियन फेडरेशन मतलब क्या, सारे स्टेट को मिलाकर एक ऐसा संघ बनाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ यूएसए, मतलब ऐसा संघ बनाने की बात की गई थी। उसके बाद कॉमन इलेक्टोरेट की बात किया गया था। ये आ गया आपका साइमन कमीशन 1927 में आया था, 30 में अपना रिपोर्ट दिया था। इस बीच में आप देख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट भी आया था, नेहरू रिपोर्ट भी आया था। जिन्ना का भी अपना 14th पॉइंट आया था। ये सब चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1927 से 30 के बीच की वो बात है। साइमन कमीशन के बाद आप देख सकते हैं ऐसे, देख सकते हैं कि जो भाई एक आपका जो सांप्रदायिक कम्युनलिटी जो है आपका कॉमनल अवार्ड जो कहते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे डोनाल्ड, यही उसका होगा स्पेलिंग जो भी हो। ये रैमजे इसका मेन था ये कि भाई इंडिया का जो हिंदू सोसाइटी है उसमें भी उसको डिवाइड कर दो। तो हिंदू सोसाइटी को भी डिवाइड कर दो। इस हिंदू सोसाइटी की डिवाइड कैसे करेगा, तो उन्होंने बोला कि जो दलित के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। दलित के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। जो मतलब इससे क्या होगा, इंडियन हिंदू सोसाइटी के अंदर भाई दलित जो होगा वो दलित को ही वोट करेगा, और जो इधर अपर वाला होगा वो अपर को वोट करेगा। तो इससे ये सोसाइटी टूट जाएगा। तो इसी पे फिर गांधी जी चले गए थे, फिर वो अनशन पे हो गए। तो ये है कॉमनल अवार्ड। और केवल इसमें हिंदू दलित की ही बात नहीं किया था। इसके साथ साथ उसने मुस्लिम तो था ही, पहले मुस्लिम था ही। सिख को आप देखेंगे कि 1919 में किया गया था। ईसाई को देखे ही है भाई, यूरोपियन ये था ही। उसके बाद दलितों के लिए वो इस बार इसमें इसमें बात किया गया था, ठीक है। तो इसमें ये था आपका कॉमन अवार्ड 1932 में आया था, 1932 के ये प्रोविजंस थे, समझ गए। अब जब नेक्स्ट में आते हैं, एक है भारत शासन अधिनियम 1935। अब 1935 की जो प्रोविजंस है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें 321 धाराएं एंड 10 शेड्यूल है। धाराएं एंड 10th शेड्यूल, ठीक है। 1935 की धारा है। अब 1935 देखिए, 1932 से लेके 1935 के पीरियड में आप देखेंगे हिस्ट्री में क्या होता है। गोल राउंड टेबल होता है, गोल में सम्मेलन होता है, गोल में जिसमें कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। किस किस पे बात हो रहा था हिस्ट्री में उस टाइम? उस टाइम ये हो रहा था भाई जो भारत के संविधान किस तरीके का होगा, शासन हम आपको देंगे, संविधान किस तरीके का होगा, किसी पे बात चल रहा था। उसी में देखते देखते ये लेके आए 1935 का अधिनियम लेके आए, जो भारत का संविधान इस तरीके का होगा, भारत को इस तरीके से रूल किया जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस फर्स्ट में नहीं गया था, सेकंड राउंड टेबल में गया हुआ था। और इंडिया का भी अपने अलग अलग सारे रिप्रेजेंटेटिव हर एक जाते थे। दलित का बात उठाने के लिए अलग जाते थे,
राइट विंग का बात उठाने के लिए अलग जाते थे, सब जाते थे, कांग्रेस का अपना रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, ठीक है। तो ये हुआ था 1900, आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के बाद से लेके नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट के बाद से जाके राउंड टेबल हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, ये सब जितना भी है ये इस पीरियड में चला है, वो आप हिस्ट्री में देखते हैं। तो उस सब के कुल मिला के 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या हुआ कि भाई पहली बात इसमें की गई कि भाई हम एक अखिल भारतीय संघ, तो ऑल इंडिया यूनियन, एक संघ, एक फेडरेशन की बात की गई थी जो हम वो बनाएंगे, उसकी बात की गई थी, अखिल भारतीय संघ, अखिल, इट इज अ बाइलिंगुअल, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, ऑल इंडिया यूनियन की बात की गई थी। और इसमें कहा गया था कि भाई इसके जो सब्जेक्ट, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, तीसरा दूसरा मतलब इसमें ये चीज़ था तो भाई इसके जो सब्जेक्ट मतलब जो सूची होंगे, सूची मतलब जो विषय सब्जेक्ट होंगे, मतलब लिस्ट जिसको बोलते हैं, लिस्ट, इसको अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ये होगा सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होगा स्टेट लिस्ट जिसको संघीय सूची बोलते हैं, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट, ठीक। ये था कि जो भाई जो प्रोविंस होगा उसको अपना सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, सेंट्रल को अपना सब्जेक्ट देगा, कंकरेंट इसमें दोनों के मतलब, अब जैसे कि अभी है ना, जो सेंट्रल के सब्जेक्ट है अलग, स्टेट का अलग है, जैसे कि रेल हो गया वो सेंटर के लिए है, जैसे कि स्टेट है, स्टेट का क्या होगा, जेल हो गया स्टेट के लिए है, ठीक है, एजुकेशन है तो कंकरेंट में आ जाता है। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट को ये बांट दिया गया था, जो भाई तुम अपना इस सब्जेक्ट पे काम करोगे, तुम इस सब्जेक्ट पे, तुम इस सब्जेक्ट पे ये काम करती होगी, करोगे। इसमें क्या रेसिडरी पावर दे दिया गया था, वो वायसराय को दे दी गई थी। तो ये जो था ना ये लेकिन ये जो ऑल इंडिया यूनियन था वो कभी भी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। देखिए 1935 का एक्ट यदि देखोगे तो वो कभी काम में नहीं आया, बस एक पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया, बस काम में नहीं आया। प्रांत के अंदर, जो प्रोविंस के अंदर जो द्वंद्व शासन था, जो ड्यूअलिज्म व्यवस्था था, उसको समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, ऑटोनॉमी की बात की गई थी। प्रांत के अंदर आप देखे थे ना, सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक रिजर्व और दूसरा क्या था, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल दो सब्जेक्ट कर दिया गया था ना, तो ये द्वंद्व वाला सिस्टम था, उसको खत्म किया गया किसमें, 1935 के एक्ट में। और इसके अंदर किया गया क्या, खत्म करके प्रांत को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दे दी गई। तीसरे में उसके बाद जो आप देखेंगे कि जो चौथा प्रोविजन है वो उसमें है कि भाई केंद्र के केंद्र में जो द्वंद्व शासन प्रणाली का हुआ था शुरुआत, डुअलिज्म जो हुआ था, स्थानांतरित और आरक्षित, लेकिन ये सब कभी वो नहीं आया। केंद्र में भी क्या किया गया था कि दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल के अंदर भी एक हो गया था रिजर्व और दूसरा ट्रांसफरेबल, दो में भी किया गया था डिवाइड। लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, कभी इम्प्लीमेंट ये इस पे नहीं हुआ था। जैसे कि प्रांत में हुआ था ना, वैसे 1935 में ये किया गया था। केंद्र में द्वंद्व लाने की बात की गई थी, द्वंद्व डुअलिज्म लाने की बात की गई थी, लेकिन ये सब चीज़ नहीं हुआ केंद्र में। यदि आप पाँचवा प्रोविज़न देखोगे तो इस पाँचवा प्रोविज़न में है कि 11 स्टेट में से, 11 स्टेट में से 6 में जो था बाइकम्युनलिज्म व्यवस्था की बात की गई थी, प्रारंभ की गई, मतलब 11 में से 6 में, जो 11 प्रोविंस था उसमें से 6 में बाइकम्युनलिज्म की बात की। बाइकम्युनलिज्म मतलब क्या होगा भाई, अभी का बाइकम्युनलिज्म का क्या पर्पस है, यही है ना, जब भाई एक एक सदन यदि कोई गलत काम करता है, मतलब गलत काम क्या है भाई, कहीं उसको मिस्टेक हो जाता है तो दूसरा सदन उस चीज़ को थोड़ा सा सही कर देगा, करेक्ट कर देगा, यही पर्पस से दिया गया। अब बात सेकंड से सेकंड मतलब जो सदन है उसका मतलब ये भी है कि भाई इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ये थोड़ा सा एक बैलेंस बना रहेगा। हाँ, अब इसका यूज पॉलिटिकल यूज होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन बाई कम्युनलिज्म का तो यही है। तो उस टाइम 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाइकम्युनलिज्म की बात की गई थी, ठीक है। तीसरा यदि देखोगे, यदि छठा देखोगे तो के लिए जो था इसमें दलित और महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए जो अलग निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात की गई थी, उसको और बढ़ाया गया। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी उसको और बड़ा, सेपरेट इलेक्टोरेट को और विस्तार ही किया गया, विस्तार ही किया गया।
समझ गए? हालाँकि ये एक्जिस्टेंस में नहीं आया, लेकिन इसको इसके थ्रू किया गया था, बढ़ाया गया था। इस भारत जो शासन अधिनियम था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1858 का द्वारा जो उस काउंसिल का जो गठन किया गया था, उसके सलाहकार टीम, अरे आपको हम बताए थे ना कि मतलब इंडियन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि 1858 के एक्ट में गठन की गई था, उसके लिए एक काउंसिल बनाया गया था 15 मेंबर का, जो इसको काउंसिल बनाया गया था, जो इस सेक्रेटरी को क्या करेगा, एडवाइज करेगा, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया इसमें। समझ गए? इसमें ख़त्म कर दिया गया। अब आके हम देखेंगे कि थोड़ा-सा, हाँ, 8वाँ में यदि हम पॉइंट में देखेंगे तो जैसे वोटिंग पावर देखे थे, जो वोटिंग पावर बहुत कम लोगों के था, तो वोटिंग पावर को बढ़ाया गया। तो मतलब जो कंडीशन था उसको थोड़ा-सा कम कर दिया गया, तो वोटिंग पावर बढ़ जाएगा। तो उस टाइम में भी देखेंगे तो मैक्सिमम 10% ही लोग वोट कर पाते थे, जो कंडीशंस अप्लाई था, ठीक है? इसके थ्रू 9th में देखे होंगे तो एक आरबीआई का गठन किया गया था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में, ठीक है? अम, और इसके साथ इस प्रोविज़न में आप देखोगे तो इसमें 3 लोक, एक हो गया आपका संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है? एक संघीय लोक सेवा आयोग जो आपको मान के चलिए उसको गठन हुआ था। दूसरा हो गया राज्य के लिए पीसीएस का गठन किया गया था, ठीक है? तीसरा हो गया मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तीनों की बात इसमें की गई थी। तो 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी अपना एक गठन करेंगे, ठीक है? तो इसके द्वारा उसके बाद इसकी 11वां प्रोविज़न देखोगे तो एक में एक फेडरल कोर्ट की भी बात की गई थी। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की बात की गई थी। तो ये मेन प्रोविज़न है भाई, तीनों यूपीएससी की बात इसमें की गई थी, पीसीएस की बात की गई थी, जॉइंट पब्लिक सर्विस के अंदर आरबीआई की बात की गई थी, उसके बाद फेडरल कोर्ट की बात की गई थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट आज का है ना, उसी तरीके से एक फेडरल कोर्ट की जो संघ का एक न्यायालय हो, इंडियन यूनियन की बात की गई थी। ठीक है? आप देखें ना, फर्स्ट प्रोविज़न है, इंडियन यूनियन की बात की गई थी। सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। भाई संघ अपना बनाएगा, राज्य अपना बनाएगा, और एक एक रहेगा कनकरेंट वाला। अब जो रेसिडुअरी पावर रहेगा वो किसके पास में, वायसराय के पास पास में रहेगा। ये सब था 1935 का अधिनियम। लेकिन फिर भी जो अल्टीमेट पावर था वायसराय के पास ही था। प्रोविंस में ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। प्रोविंस के अंदर जो डुअलिज्म वाला सिस्टम था, जैसे कि रिजर्व सब्जेक्ट और है ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, उसको खत्म किया गया। केंद्र में डुअलिज्म लाने की बात की गई थी, केंद्रीय मतलब जिसमें रिजर्व और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट की बात की गई थी, बट वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो दिस इज द ऑल द प्रोविजन ऑफ 1935 एक्ट, 1935 का ये अधिनियम था। अब यदि आप देखोगे तो 1935 के बाद आप आ जाओ 1947 तक। यदि 1935 से 1947 की यदि हिस्ट्री देखोगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे आप वही देखते हैं कि जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ 46 में गठन हो गया, और हम 46 के बाद 47 में आज़ादी मिली। हम 47 में जब माउंटबेटन प्लान के थ्रू आज़ादी मिली, जिसमें इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है? तो फिर 1947 में जो एक्ट आया, भारत इंडियन फ्रीडम एक्ट, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ये लाया गया। तो उसमें बोला गया कि जो भाई वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 1947 का उस ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हिस्ट्री के मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो केवल 1947 के एक्ट में कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली है, वही है। तो दिस इज द मेन बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बैकग्राउंड का हिस्ट्री है, यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई थिंक हम लोग बहुत कुछ सारे प्रोविजन को कवर किए हैं 1947 के एक्ट में। केवल यही किया गया था भाई, 2 डोमिनियन बनाया गया था, इंडियन और पाकिस्तान हो गया था। इंडिया का जो डोमिनियन का हेड था वही हम अभी माउंटबेटन को ही दे रखे थे। पाकिस्तान ने अपना हटा दिया और बोला कि नहीं-नहीं, हम ब्रिटिशर को नहीं रखेंगे। वो उसने मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। तो इसी तरीके से सारे प्रोविज़न थे। गवर्नर जनरल 47 के एक्ट में गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल के पावर को ख़त्म कर दिया गया था, और जो भी था भाई जो होते थे कौन इंडियन मिनिस्टर होते थे, उनके हाथ में पावर दिया गया। तो यही सब 1947 के एक्ट में हुआ। तो ये सारे हमारे प्रोविज़न था किसका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो हिस्ट्री का ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। नेक्स्ट में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग-अलग बात को देखेंगे, अलग-अलग प्रोविज़न को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब